हेलो फ्रेंड्स, थापू देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग है, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट के अंदर राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। जो राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है, जिसको 5 इकाइयों में बांटा गया है। 5 इकाइयों के अंदर बांटा गया है, जिसको अपन इकाई फर्स्ट ये रही, जिसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये किस किस क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। तो इसके अगर ऑथर की बात करते हैं, तो ऑथर की बात करते हैं सबसे पहले अगर अपन राजनीति पढ़ते हैं या दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो अपन को सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो अरस्तु और दूसरा प्लेटो, ये दोनों ही जुड़े हुए हैं। और इसके बाद में स्मिथ, ये अलग अलग ऑथरों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसका क्षेत्र क्या है, प्रकृति यानी कि ये किस प्रकार से इसकी बनावट है, किसकी राज्य के जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनकी क्या प्रकृति होनी चाहिए और उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगर बात करते हैं इसकी अध्ययन की पद्धतियों के बारे में बताया गया। 2 प्रकार की अध्ययन की पद्धतियां बताई गई है, एक व्यवहारवाद और दूसरा उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद यानी कि व्यवहारिक रूप से जो चली आ रही है, परंपरागत जो चली आ रही है व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुरूप और उसकी क्रिटिसाइज यानी कि उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी कमियां निकालने के लिए ही उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि व्यवहारवाद की कमियों को निकालने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो उसके संदर्भ में पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक यानी कि परंपरागत उसकी क्या रूपरेखा रही है और आधुनिक दृष्टिकोण उसका क्या है, इसके बारे में अपन विस्तृत से अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे आता है वो है इकाई नंबर 2 नंबर की इकाई, जिसके अंदर राज्य की प्रकृति और उसके आंगिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य यानी कि राज्य का मतलब यहाँ क्या है? राज्य का मतलब है, राज्य यानी देश। राजनीति के अंदर अगर बात करते हैं, अपन पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल के अंदर राज्य का मतलब है देश से, न कि स्टेट से। राज्य, अब उसके प्रकृति क्या है यानी कि राज्य किस प्रकार की, उसकी अवधारणा क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और उसका आंगिक सिद्धांत यानी कि मुख्य अंग क्या होना चाहिए। राज्य के मुख्य अंग क्या है? आंगिक का मतलब है अंग यानी कि राज्य के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो उसका भूभाग होना चाहिए, भूभाग सबसे पहले राज्य का क्षेत्र के अंदर बात करें तो भूभाग की होगी। भूभाग होगा तो उसके अंदर जनता भी होनी जरूरी है। अब जनता और भूभाग होगा तो वो क्या होगा, राज्य बनेगा। और राज्य के बाद में उसकी कार्य क्या क्या होने चाहिए, राज्य के कार्य। अब राज्य के कार्यों की बात करें अपन, तो राज्य के कार्य में सबसे पहले राज्य कैसे कार्य करे, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, तो इसमें अपने सिलेबस में है लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य के कार्य में भी क्या होने चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। अब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे होगी, इसके बारे में अपन विस्तृत से पढ़ेंगे। यानी लोक कल्याणकारी यानी कि जो जनता है, उस जनता को हित में रखते हुए, जनता का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करना जिससे कि जनता के कल्याण हो, कल्याणकारी अवधारणाएं हो, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए। जैसे अपन अगर अभी ये बात करें तो जैसे अपने भारत के अंदर है तो एक लोक कल्याणकारी योजना जो बनी हुई है वो काफ़ी है, लेकिन इसमें भी जो मनरेगा है एक लोक कल्याणकारी योजना है और उसको एक कानून के रूप में बनाया गया है। तो उसी प्रकार की योजनाएं बनाई जाए। फिर राज्यों का वर्गीकरण भी किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार वर्गीकरण।
अरस्तु के अनुसार वर्गीकरण किया गया, यानी कि राज्य को 3 भागों में अरस्तु ने बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग बताए गए हैं राज्य के। उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका आधुनिक वर्गीकरण क्या कहलाता है, यानी कि अभी जो वर्गीकरण किया गया अलग अलग ऑथरों के द्वारा, उनके बारे में भी अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपने नेक्स्ट इकाई आती है, वो इकाई नंबर 3, 3 नंबर इकाई, जिसमें संप्रभुता की अवधारणा। 3 नंबर इकाई जिसमें संप्रभुता की अवधारणा। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता किसकी संप्रभुता? राज्य की संप्रभुता। संप्रभुता किसकी? राज्य की संप्रभुता। संप्रभुता यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वतंत्र हो। आंतरिक रूप से व बाह्य रूप से, बाह्य रूप से राज्य है वो दोनों रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आंतरिक रूप से भी होना चाहिए और बाह्य रूप से भी होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर किसी का भी किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होना चाहिए। वो होता है संप्रभु। और इसके बाद में संप्रभुता का आइंस्टीन का सिद्धांत, आइंस्टीन के सिद्धांत के बारे में भी अपन पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने संप्रभुता का सिद्धांत क्या दिया है। आइंस्टीन ने भी संप्रभुता के सिद्धांत में यही बताया है कि व्यक्ति हो या चाहे राज्य हो, वो किसी के अंडर में नहीं हो, यानी कि वो दोनों रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, दोनों रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। इसके बाद में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा के बारे में बताया गया। स्वतंत्रता, अब एक शब्द आया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी? स्वतंत्रता की अगर बात करते तो राज्य की स्वतंत्रता और उसके अंदर रहने वाले लोग यानी कि जनता, नागरिक जो है, उनकी स्वतंत्रता के बारे में। समानता, समानता कैसी? समानता का मतलब है वो राजनीतिक रूप से समान होना चाहिए, आर्थिक रूप से समान होना चाहिए, न्यायिक दृष्टि से देखें तो उसमें समानता होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का नागरिकों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा यानी कि वहाँ के राज्य के अंदर निवास करने वाले लोग हैं, जो जनता है, उनमें किस प्रकार का न्याय दिया जाए। अर्थात उसमें अलग अलग, जैसे अपनी बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी न्यायिक अवधारणा की बात करें तो न्याय में 3 स्टेप दिए गए हैं, यानी कि विशेष करके तो 2 है। राज्य के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना कर रखी है और हाई कोर्ट में अगर मामले नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ये न्याय व्यवस्था है। और इसके बाद में इस न्याय की अवधारणा, उसका अर्थ और उसके सिद्धांतों के बारे में अपन विस्तृत से जानकारी करेंगे। नेक्स्ट हमारी इकाई आती है इकाई 4। इकाई 4 के अंदर भी आधारभूत। आधारभूत का मतलब क्या होता है, यानी कि परंपरागत से हमें सबसे पहले आवश्यकता किसकी होती है, उसे आधारभूत अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। आधारभूत अवधारणा के अंदर भी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले शक्ति, फिर सत्ता और फिर राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास और राजनीति का समाजीकरण, यानी कि शक्ति। कैसी शक्ति? राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं अपन तो शक्ति के अंदर किसकी शक्ति? राज्य की शक्ति के बारे में बात करेंगे। राज्य की क्या शक्ति है? अब राज्य है वो आंतरिक और बाह्य रूप से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र तो है ही, लेकिन संप्रभु भी होना जरूरी है। उसकी शक्तियां काम करेगी। शक्ति राज्य की, यानी कि राज्य के अंदर जो राजनीति करने वाले जो सत्ता हस्तांतरित कर बैठे हैं, जिसके हाथ में सत्ता है, उनकी शक्ति के बारे में। और सत्ता की बात करें, सत्ता यानी कि जो पार्टियां हैं, जैसे कहीं पर राजतंत्र है तो कहीं पर लोकतंत्र है। अब राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार है वो चुनी जाती है। और राजतंत्र की बात करें तो राजतंत्र में क्या होता है, एक निरंकुश तंत्र भी होता है, जिसके अंदर किसी का भी उसके ऊपर अंकुश नहीं होता है। और राजतंत्र या लोकतंत्र। और इसके बाद में अगर बात करते हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि राजनीति के उसके सिद्धांत क्या होने से, जैसे अलग अलग पार्टियां होती है, उनके सिद्धांत अलग अलग होते हैं, लोक कल्याणकारी सिद्धांत रखते हैं, तो लुभावने के लिए कुछ अलग उनके सिद्धांत होते हैं। और फिर राजनीतिक विकास कैसा होने से, यानी कि उसके कुछ नियम कायदे बने हुए हैं। वो नियम क्या होते हैं कि एक पार्टी को किस बंधन में रहना चाहिए।
तो वो नियम बने हुए हैं और उसका फिर समाजीकरण यानी कि समाज के अंदर उसका क्या मैसेज जाए, इसके बारे में भी अपन विस्तार से अपने पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इकाई नंबर 5। ये हमारी अंतिम इकाई है, इकाई नंबर 5, जिसमें लोकतंत्र की अवधारणा। किसकी अवधारणा? लोकतंत्र की अवधारणा। यानी लोकतंत्र क्या है? सबसे पहले तो अपन ये बताते हैं कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र यानी कि एक अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने एक शानदार परिभाषा दी थी। वो परिभाषा लोकप्रिय भी है और वो है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यानी कि जनता क्या करेगी? जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है, वो लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि पूरी सरकार है वो कौन बनाती है? जनता बनाती है। और इसके बाद में इसका गुण और दोषों के बारे में, यानी कि लोकतंत्र राज्य है तो उसके क्या क्या गुण हैं, और अगर गुण है तो उसके दोष भी होंगे। क्लियर है? जिसके पास गुण है तो उसके अवगुण भी होंगे। तो गुण और अवगुण के बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत वो दिया है मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अब मोंटेस्क्यू ने शक्ति किसके बीच? राज्यों के बीच में जो शक्ति पृथक्करण है, उसमें जो सत्ता है, सत्ता के बीच में शक्ति का पृथक्करण किया। शक्ति का पृथक्करण का मतलब है अलग करना, यानी कि शक्तियों को बांटना। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे द्विसदनीय विधानमंडल। अगला टॉपिक होगा द्विसदनीय। द्विसदनीय यानी कि 2 सदनों वाली विधानमंडल। और विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये क्या होता है? और विधानमंडल का मतलब होता है कि दोनों पार्ट, विधान परिषद भी आती है उसमें और विधानसभा भी साथ में आती है। अब स्टेट की बात करें, अब द्विसदनीय यानी कि 2 सदनों वाली, जैसे अमेरिका की है वो द्विसदनीय है। लेकिन भारत के अंदर हमारी संसद आती है। संसद की बात करें तो संसद के 3 भाग किए हुए हैं। 3 भाग में एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है और तीसरा पार्ट है हमारा वो है राष्ट्रपति। तो ये 3 भाग हमारी संसद में किए गए हैं। और इसके बाद में अगर बात करें तो इसकी अवधारणा, इसके बाद में अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक जो ये है, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? अल्पसंख्यक यानी कि जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम संख्या में हो। अल्पसंख्यक यानी जिनका प्रतिनिधित्व कम संख्या में, उनका भी ध्यान रखा जाए। और इसके बाद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये हुआ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि अनुपात के अनुसार। अनुपात किसका? जनता का जो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है, उनका अनुपात को ध्यान में रखते हुए उनको सत्ता के अंदर हिस्सेदारी दी जाए। और उसके बाद में उस प्रतिनिधित्व को क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं, इसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में था। और इन सिद्धांतों के बारे में 5 इकाई में बांटा गया है। और इन 5 इकाइयों के बारे में हमने सिलेबस का विस्तृत जानकारी ली। धन्यवाद।